तो वैसा ही कुछ मेरे साथ भी हो गया था कि शांत रहने को मन कर रहा था, किसी को कोई, वैसे मैं सवालों के लिए आतुर रहता हूँ, जवाब देने के लिए बेचैन रहता हूँ, लेकिन वो एक पीरियड आ गया था या आया है, शायद मैं शांत रहना पसंद करता हूँ किसी को। और मैं जितना भी मेरे वीडियोस में कवर करता हूँ तो कभी कभी ऐसा लगता है कि ये मैंने कवर किया है, शायद बंदे ने पूरा वीडियो देखा नहीं इसलिए फिर से सवाल पूछ रहा है, तो ऐसे भी होता है बहुत बार। बट ट्राई करूँगा मैं, आई विल कम बैक टू माई नॉर्मल। अब कमिंग बैक टू द टॉपिक दैट आई वाज डिस्कसिंग, विच इज़ द हैंडलिंग ऑफ द बाइक। मैं जैसलमेर से थाने, और मैंने ये कहीं पे बोस्ट भी नहीं किया कि बड़े बड़े थंबनेल डाल के कि इतने घंटे में इतना किया वगैरह वगैरह। मैंने अप्रैल के टाइम पे, और इसमें मैं अपनी लाल नहीं कर रहा हूँ, गाड़ी की कर रहा हूँ फिर से, कि मैंने अप्रैल के सीज़न में राजस्थान जैसलमेर से थाने, विच इज़ 1100 किलोमीटर्स, गूगल हैड गिवन अ टाइम ऑफ, सुबह मैंने 4:35 के आसपास चेक किया था, 4:35 AM को, गूगल had suggested 22 hours time Jaisalmer to Thane, and of course that was as per the traffic that was available that time, that part of the, or rather that zone, जैसे आगे डेवलप होता है वैसे obviously टाइम बढ़ने वाला था। of course राजस्थान roads are beautiful, they are like straight roads। हमारे यहाँ पे कोविड के टाइम पे भी ज़्यादा भीड़ होती है जितना राजस्थान में नॉर्मल टाइम में भी नहीं थी, तो मतलब इतने खाली रोड्स, आई एम इन लव विद दैट प्लेस, आई विल गो बैक। मतलब वो मेरे वीडियो सारे डिलीट हो गए, वापस मैं बनाऊंगा, पोस्ट करूँगा नहीं करूँगा मुझे पता नहीं, बट मैंने जो गूगल ने 22 घंटे बताए थे, सुबह 4:55 को जर्नी शुरू किया था, 4:55 के आसपास, और मैं थाने पहुँचा 1100 किलोमीटर, गाड़ी मैंने 20 घंटे चलाई, उसमें से मतलब 20 घंटा लग गया, उसमें से 2 घंटे पकड़ लो हमने खाने का ब्रेक लिया, नाश्ते का ब्रेक लिया, कुछ गन्ने का जूस पीने के लिए, गर्मी के दिन थे, गुजरात में घुसने का थोड़ा सा क्लाइमेट भी चेंज हो गया था, जैकेट वैकेट पहने थे हमने, तो काफ़ी स्वेटिंग वेटिंग भी चल रहा था, तो थोड़ा हाइड्रेट रहने के लिए गाड़ी टोटल 18 घंटे मैं बोलूँगा, 20 घंटे मैंने बोला ट्रैवल टाइम था, 2 घंटे ब्रेक माइनस कर लो, 18 आवर्स द इंजन वॉज रनिंग नॉन स्टॉप, 18 घंटे गाड़ी चल रही थी। बड़ौदा से जब मैंने अभिषेक को साइन ऑफ किया तब से लेके, एंड अभिषेक कैन वाउच फॉर इट, थाने 7.5 आवर्स गाड़ी नॉन स्टॉप चली। मतलब मैंने कोई ना पी ब्रेक लिया, हाइड्रेशन बैग लगी हुई थी तो पानी चल रहा था, नॉन स्टॉप चलता रहा, नॉन स्टॉप। तो वो भी मैंने लास्ट के जो 2 घंटे थे, या मतलब कुछ 100 किलोमीटर बचे थे, मैंने इंजन पे थोड़ा सा तरस खाया। मतलब मैंने लिटरली, गुजरात महाराष्ट्र में ट्रैफिक बहुत होता है, तो गाड़ी बहुत ज़्यादा, बहुत बार थर्ड गियर फोर्थ गियर बहुत ज़्यादा हीटअप हो रही थी, ऐसे लग रहा था मुझे, बट इट वॉज नॉट हीटिंग अप, ओके, इट वॉज नॉट अ प्रॉब्लम हीट एज सच, वो टॉर्चर हो रहा था गाड़ी के साथ थोड़ा, बट इट प्रूव्ड इट्स मेटल। मतलब 18 घंटे एक सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड इंजन, 350 सीसी का इंजन है, जिसको एवरेज मतलब हम लोग 80-90, आई नॉट से दैट्स एवरेज स्पीड, बट 80-90 के स्पीड में चलने का काम चल रहा था गाड़ी का, फिर ट्रैफिक में चली 18 घंटे। अगर ये इंजन चल सकता है विद द कॉन्फिडेंस ऑफ यू राइडिंग थ्रू द ट्रैफिक एट हाई स्पीड्स, ये आपको इसकी चेसीज, ये इंजन, ये ओवरऑल आल्सो दैट बाइक, ये कॉन्फिडेंस आपको इस सीबी में मिलता है। सो आल से ओवरऑल मैं अगर इसके हैंडलिंग को रेट करूँ, जो 4-5 पॉइंट मैंने ब्रेक्स को दिए, सस्पेंशन को मैंने सब पकड़ के बोलूँ, तो 10 में से इस बाइक को मैं 8 पॉइंट्स तो दूंगा ही दूंगा विद दी ऑल द कंपोनेंट्स। और ये सब करने के बाद भी जो टोटल ट्रिप मेरा हुआ था, कुछ 3000 प्लस किलोमीटर हुए थे हम लोग, बिकॉज हम लोग लोकल भी घूमे थे, जोधपुर वगैरह सब बहुत कुछ किया था। तो जो माइलेज था, ओवरऑल माइलेज फुल टैंक टू फुल टैंक जो माइलेज था, वो 46-47 के रेंज में माइलेज मिल रहा था। और जनरली भी मुझे इस बाइक का 39 के आसपास माइलेज मिलता है। मैंने एक वीडियो भी बनाया था जिसमें मैंने 10,000 किलोमीटर्स, जैसे मतलब आपका किलोमीटर बढ़ता है, आपका माइलेज ऑन द ट्रिप मीटर, ऑन द ओडोमीटर, वो सैचुरेट होते जाता है, तो जितना बढ़ेगा उतना वो कम होते जाएगा। तो मैंने 10,000 किलोमीटर्स तक अपना ट्रिप ए को रीसेट नहीं किया था, और 10,000 किलोमीटर्स के बाद 39 का KMPL के माइलेज से बाइक चल रही थी, प्लस माइनस 1-2 किलोमीटर्स यू कैन ऑलवेज ऑन रियल और एज पर रियल वर्ल्ड टेस्ट यू कैन ऑलवेज से। तो ये गाड़ी का जो मैं अगर ओवरऑल माइलेज बोलूँ, सिटी में आप चलाओगे तो 32 से 34 के बीच में मिलेगा। 350 सीसी इंजन है, पावर अच्छी खासी है, तो वो हिसाब से 32-34 इज़ अ डिसेंट माइलेज। जब आप हाईवे पे जाते हो
तो ये आपको 38-37 प्लस ही देती है। आप प्यार से चलाओगे जैसा मैं चलाता हूँ 80-90, तो ये आपको 40 प्लस ही माइलेज मिलता है, जो मुझे हमेशा लॉन्ग राइड्स पे मिला है। मैं अगर कोई कोल्हापुर गया, कर्नाटका, मैं गली बोल राइडर हूँ। गली बोल मतलब मराठी में बोलते हैं ना कि गलियों गलियों में घूमने वाला हूँ मैं। ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग क्या कर्नाटका, गोवा, कोंकण वगैरह इधर ही घूमते रहते हैं हम लोग। वो लद्दाख वद्दाख वाला मैं हूँ नहीं, मेरे पास इतना टाइम है नहीं। तो लेकिन राजस्थान वगैरह गया हूँ, कर्नाटका भी ज़्यादा लंबा नहीं है, दो आई कॉल इट गली बोल बिकॉज हम लोग रेगुलर चलते रहते हैं उस रोड्स पे। तो ऐसे कंडीशंस में 80-90 के स्पीड, 100 कभी कभार गया, 40 प्लस 45-47 ये माइलेज ही मुझे मिला है, विच इज़ आल्सो एक्सीलेंट फॉर अ 350cc बाइक विच कैन विच इज़ अ गुड परफॉर्मेंस बाइक। तो ओवरऑल माइलेज के मामले में आई एम वेरी मच सेटिस्फाइड। वैसे मैं हमेशा बोलता हूँ माइलेज वगैरह सब मोह माया है, सब नहीं देखना चाहिए, बट लोगों को अगर जानना है कि क्या माइलेज मिलता है तो ये माइलेज है। सिटी में 32-34, हाईवे में 37-38 प्लस, 40 प्लस एंड अबव। और जिनको इसके नीचे मिल रहा है, देयर इज़ अ प्रॉब्लम विथ योर राइडिंग, नथिंग रॉन्ग विद द बाइक। मैं शायद इसके ऊपर एक वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा कि माइलेज अच्छा कैसे निकालेंगे। जो मतलब मैं बोलता हूँ, मैंने बचपन से RX 100 चलाई है तो माइलेज कभी देखा नहीं है। माइलेज क्या होता है वो सब, पेट्रोल ख़त्म हुआ पेट्रोल डालने का, पेट्रोल कम हो गया पेट्रोल डालने का, कितना माइलेज मिल रहा है क्या मिल रहा है खाली दुनिया के लिए, मेरे लिए नहीं। तो ये हो गया गाड़ी का ओवरऑल परफॉर्मेंस। आई विल रेट इट एट 10 इंक्लूडिंग द माइलेज, the bike's capacity, riding high speeds at longer durations। और मैं प्योरली सेटिस्फाइड हूँ उस मामले में। तो इसलिए मतलब 3 साल हो गए, जो ट्रायम्फ वगैरह आया मैंने उसका प्लान कैंसिल कर दिया। तो ये रहने वाली है और ये हमेशा रहने वाली है। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक कि 2024 एंड अबव आपको ये बाइक लेनी चाहिए नहीं या नहीं लेनी चाहिए, इसका मेंटेनेंस कॉस्ट क्या है। रादर आप बहुत से लोगों से मैंने ये सुना है कि हाई मेंटेनेंस वगैरह, तो उस टॉपिक को टच करते हैं। ये थोड़ा सा लंबा बनेगा, ये वाला जो सेक्शन है थोड़ा सा लंबा बनेगा। ओके, जो अब टॉपिक पे मैं बात करने वाला हूँ, पर्सनली मुझे कोई हक नहीं बनता है कि मेंटेनेंस के कॉस्ट के बारे में मैं बात करना चाहिए, बिकॉज मेरी गाड़ी सर्विस सेंटर में कभी गई नहीं। मैंने सारी सर्विस क्या जो भी मैं खुद ही मेंटेन करता। मेरा एक टाइम जैसे मैंने बोला ब्रेड एंड बटर था यार, मेरा रोजी रोटी वो था। तो मेरे लिए तो हजामत हो जाएगी ना कि मैं अपनी गाड़ी सर्विस सेंटर में दे रहा हूँ। वो हजामत है ना कि खुद लोगों के बाल काटते हैं और खुद के काटने के लिए दूसरे के पास बैठते हैं, तो इसलिए वो बोलते हैं ना हजामत मत कर, तो वैसे हो जाएगा। तो मेरी गाड़ी कभी सर्विस सेंटर गई नहीं, तो शायद लोगों को कॉस्ट के बारे में मतलब बर्न फील होता रहेगा थोड़ा बहुत, बट उस पर मैं बात ज़रूर करूँगा बिकॉज मैंने बहुत से लोगों के मुँह से सुना, कुछ लोगों ने तो गलत नंबर्स भी दिए कि कोई एयर फिल्टर का कॉस्ट कोई 113 रुपये 112 रुपये, जबकि एयर फिल्टर का कॉस्ट 164 रुपीज़ है। तो अलग अलग कॉस्ट भी सुने मैंने कि 113 रुपये का एयर फिल्टर है और उसको बिठाने के 150 रुपये लगते हैं। तो बॉस ऐसे नहीं होता है। कभी कभी ऐसा होता है ना कि आपके इंजन के अंदर एक नट होता है, उसकी कीमत होती है भले ही 100 रुपये, बट अगर वो इंजन के अंदर है और उसको कुछ हो गया है तो इंजन तो खोलना पड़ता ही है ना बॉस, इंजन खोलने का लेबर तो लगेगा ही ना। तो मैंने ये जो फैक्टर ना लोगों से सुना है कि मेंटेनेंस कॉस्ट हाई है, बस ऐसा कुछ नहीं है। सर्विस सेंटर में 300 रुपया ले रहा है इसका, 200 रुपया ले रहा है उसका। इसके एक प्रीमियम बाइक लिया है आपने, आपको जब लेते समय तो आपने बहुत मतलब 4 लोगों को बोला रहेगा कि ये गाड़ी है ना होंडा नॉर्मल शोरूम में नहीं बेचती है, ये बिग विंग शोरूम उनका प्रीमियम बाइक्स का शोरूम है। तो जब सर्विसिंग का टाइम आता है तभी आपके मुंह से ये क्यों निकलता है कि 300 रुपया लेता है। बस 300 रुपया तो लेगा ना, उसको इतना बड़ा सर्विस सेंटर चलाना है, उसका सर्विस सेंटर का रेंट निकालना है, बच्चों के पगार निकालने हैं, उसका खुद का प्रॉफिट निकालना है। ओके, सर्विस सोशल सर्विस सेंटर नहीं है वो ऑटोमोबाइल सर्विस सेंटर है, ऑथराइज सर्विस सेंटर है। तो सर्विस सेंटर में पैसा तो लगेगा ही। मतलब मैंने इतना तक सुना है कि कोन सेट का कॉस्ट इतना है, या फॉर एग्जांपल चेन स्प्रॉकेट का कॉस्ट 700 रुपया 1700 रुपया है और चेंज करने का कॉस्ट कुछ 800-900 रुपया लेते हैं। तो बस चेन स्प्रॉकेट चेंज करना, मैंने तो एक वीडियो में इतना भी मतलब किसी ने बोलते हुए सुना था कि चेन स्प्रॉकेट तो सर्विसिंग में कवर होना चाहिए, सर्विसिंग के टाइम पे चेन स्प्रॉकेट भी चेंज करेंगे तो क्या है। बस इसका चेन स्प्रॉकेट खोलने के लिए इट्स अ, देखो बिग बाइक्स होती है ना, मोस्ट बिग बाइक्स, बिग कैपेसिटी इंजन बाइक्स विल हैव अ इंटीग्रेटेड कंप्लीटली सील्ड लिंक चेन। इट विल नॉट हैव अ लॉक सील जो होते हैं ना, जो छोटे बाइक्स में देखिए वो यू क्लिप होता है, वो टाइप के जो यू क्लिप वाले लॉक्स होते हैं वो टाइप का नहीं होता है इसमें। ये कम्प्लीटली रिवेटेड चेन है, यहाँ पे आपको बीच में लॉक नहीं है। एंड दिस इज़ फॉर अ सेफ्टी,
क्योंकि वो टाइप के जो चेन्स होते हैं, सिंगल सिलेंडर लॉन्ग स्ट्रोक इंजन है या इवन हाई स्पीड इंजन भी हो, सिंगल सिलेंडर नहीं, लॉन्ग स्ट्रोक नहीं हो तो ये जो जॉइंट, ये जो लॉक जो है ना, ये निकलने का पॉसिबिलिटी बहुत हाई होता है एंड चेन स्लिपेज की वजह से राइडर गिर सकता है, इट कैन लीड टू फेटिलिटी। तो इसलिए ये पूरे इंटीग्रेटेड, पूरे रिवेटेड चेन्स आते हैं और इसको चेंज करने के लिए आपका पूरा एक साइड शॉकअप का एक साइड, देन ट्रेलिंग आर्म का पूरा, स्विंग आर्म का एक साइड, पूरा बहुत कुछ निकालना पड़ता है। वो चेन तोड़ के काट के निकालते नहीं है कोई कटर से, उसको निकालना पड़ता है। तो लेबर इन्वॉल्व है, लेबर इंटेंसिव जॉब है, तो उसको 700 रुपये लगेगा। थोड़ा सा बीच में या दैट वन ऑफ द नेगेटिव्स आल से, जो कोन सेट का बहुत लोग को आ रहा है प्रॉब्लम कि कोन सेट रस्ट हो जाते हैं, दैट इज़ अ प्रॉब्लम विथ होंडा। उसका लेबर और उसका स्पेयर पार्ट का कॉस्ट दोनों सेम है। 1300 रुपये कुछ कोन सेट आता है और 1200 रुपया रिप्लेसमेंट का है, क्योंकि पूरा खोलना पड़ता है। व्हील खोलो, ये पाइप्स निकालो, फिर वो टी निकालो, जो रेसर होता है उसको निकालो। तो इट्स अ लेबर इंटेंसिव जॉब। ये कोई सिंपल 2 स्क्रू वाले जॉब नहीं है। और 2 स्क्रू वाले भी है ना, अगर आप कर सकते हो तो आप कर लो, आप नहीं कर पा रहे हो ना, इसलिए आप सर्विस सेंटर जा रहे हो, तो उसके स्किल का पैसा तो वो लेगा। यहाँ पे फिर से बोल रहा हूँ मैं, इट इज़ नॉट अ सोशल सर्विस सेंटर, इट इज़ अ ऑथराइज सर्विस सेंटर विच इज़ अ बिजनेस, इट इज़ नॉट अ NGO। आई एम टॉकिंग ऑन बिहाफ ऑफ द मैन्युफैक्चरर्स, ऐसे लग रहा है शायद, हाँ होगा, क्योंकि मेरा दिल किधर उस साइड में है थोड़ा बहुत। बट न्यूट्रली इसको सोचो कि उसके पास 4 बंदे हैं, 5 बंदे हैं, बिजनेस भी तो चलाना ना उसको। आपने जब ये गाड़ी ली तभी आप अगर कोई हायाबुसा ले रहे हो तो आप ये दिमाग में रख के चलोगे ना कि खर्चा भी हायाबुसा वाला ही निकलने वाला है। आपने जब ये 350cc बिग विंग में से लिया है, सो कॉल्ड प्रीमियम, तो आपका जो कॉस्ट होगा वो थोड़ा सा होगा। और मैं तो बोलता हूँ, मैं फिर से बोलता हूँ, ये जो कॉस्ट है आप जावा के साथ कंपेयर करो, रॉयल एनफील्ड के साथ कंपेयर करो, ऑलमोस्ट एट पार है। कोई होंडा कुछ ज़्यादा नहीं ले रही है। यहाँ पे ऐसे लगता होगा कि मैं होंडा की वाह कर रहा हूँ, मैं कोई किसी मैन्युफैक्चरर के साइड से पर्टिकुलरली बोलता नहीं हूँ, न्यूट्रल बोलता हूँ। मैं इंडस्ट्री के बारे में बात कर सकता हूँ। आप कोई भी दूसरे कॉम्पिटिटर के शोरूम में जाओ और वहाँ पे लेबर चार्जेस क्या है देखना। इनफैक्ट मैं बोलूँगा इसके जो स्पेयर पार्ट्स है ना, बहुत रीजनेबली प्राइस्ड है। अगर मैं इसका एयर फिल्टर जो 164 रुपीज़ का आता है, अगर आप जावा का एयर फिल्टर लोगे वो 404 रुपये का आता है, 404 रुपीज़ का शायद। मतलब इट इज़ नोबडी हैज़ गॉन देयर। तो ऐसी भी चीज़ें हैं। रिप्लेसमेंट चेंज करने का लेबर जो है वो 150 रुपये लगेगा। उसको पैनल खोलना है, 6 स्क्रू खोलने हैं, 6 स्क्रू खोल के फिट करना है। अगर आप कर सकते हो तो आप लगा दो। आई नो फिल्टर नहीं मिल रहे हैं, बट कुछ चीज़ें होती है ना, वो स्किल का पैसा होता है। डॉक्टर के पास आप जाते हो तो डॉक्टर आपका हाथ पकड़ने के पैसे लेता ही है ना, आपको वो दवाई देने के पैसे लेता ही है ना। दवाई तो खुद वो देता नहीं है, लिख के देता है, तो उसके स्किल के पैसे ना। वैसे ही मैकेनिक का भी है, वैसे ही सर्विस इंडस्ट्री का भी है। तो नोबडी इज़ हियर टू डू चैरिटी, एवरीबडी इज़ हियर टू डू बिजनेस। और 200 रुपया लेबर चार्ज किया, 300 रुपये लेबर चार्ज किया, पार्ट से ज़्यादा लेबर ज़्यादा है, वैसे नहीं होता है। इट इज़ अप्रोप्रिएट, कोई यहाँ पे लूट नहीं है। होता है सब्जेक्टिव चीज़ें होती है कि समबडी इन द सर्विस सेंटर, हो सकता है कोई बंदा हो जो बेवजह कोई काम निकाल रहा है कि आपका कोई पार्ट अच्छा है बट फिर भी बोल रहा है कि इसको रिप्लेस कर। वो चीज़ें सब्जेक्टिव हो सकती है, वो चीज़ें होती भी होंगी, शायद हुई है, ऐसा नहीं कि नहीं हुई है। बट अगर हम लोग इसको न्यूट्रल आई से देखेंगे, इन आइडियल सिनारियो देखेंगे तो जो भी इसका मेंटेनेंस कॉस्ट है, इट इज़ जस्टिफाइड। इट इज़ अगर मैं मेरी गाड़ी में तो मैंने कुछ पार्ट्स तो ब्रेक पैड्स के अलावा चेन स्प्रॉकेट भी अभी भी वही है, और क्या बोलूँ मैं, टायर्स भी वही है। टायर तो होंडा को ही लेना देना है नहीं, क्योंकि लोग टायर के बारे में बात करते हैं। टायर MRF का है, उसका कोई लेना नहीं, होंडा से नहीं। होंडा ने वो सिलेक्ट किया है तो और क्या चॉइस था, आपको मिशलिन देगा, आपको ब्रिजस्टोन देगा या पिरेली देगा, कॉस्ट भी तो वैसे बढ़ेगा। तो वो भी सोचो। तो कुछ चीज़ें होती है ना, इट हैज़ टू बी बैलेंस्ड एंड यू हैव टू लुक एट इट फ्रॉम अ न्यूट्रल आई। यू कैन जस्ट ब्लैबर अराउंड सेइंग दैट कि नहीं ये इसने ज़्यादा चार्ज कर लिया, नहीं यहाँ के शोरूम तो 200 रुपये चार्ज कर रहे, 300 रुपये चार्ज कर रहे हैं। तो बॉस अगर वो उतना चार्ज नहीं करेगा तो मैंने 2 बार गैरेज खोले, वो बंद किए क्योंकि मैं चार्ज नहीं करता था। ये यहाँ पे दोस्त मेरा बेटा वो हंस रहा है वहाँ पे, क्योंकि दैट इज़ अ फैक्ट। मैं खुद भी, मैंने अपने खुद के 2 प्रोफेशनल ये बोलते हैं ना कि एडवेंचर्स या जो भी एस्पिरेशन, मैंने अपने खुद का वर्कशॉप वगैरह शुरू किया था। बट वही था कि किसी का कुछ काम कर दिया, अरे कुछ नहीं, दोस्ती खाते में हो गया, या अरे नहीं सर ये तो 2 नट टाइट कर दिया, वैसा वाला। बट दैट इज समथिंग, दैट्स अ रॉन्ग अप्रोच। व्हेन आई एम डूइंग बिजनेस, आई एम चार्जिंग, आई शुड बी चार्जिंग फॉर माई स्किल्स विच आई डिड नॉट डू। आई स्पीक अबाउट इट, मैं खुद नहीं कर पाया, वो नहीं है शायद मेरे अंदर स्किल्स, बट वो करना चाहिए। तो
मैं अगर बोलूँगा नो दिस बाइक इज़ नॉट हाई ऑन मेंटेनेंस कॉस्ट जो भी है, स्पेयर पार्ट्स आर अल्ट्रा कॉम्पिटिटिव। स्पेयर पार्ट्स का कॉस्ट आप देखोगे बहुत कॉम्पिटिटिव है। कैम शाफ्ट ECM 4,000 रुपये का ECM है, कैम शाफ्ट वगैरह ये सब चीज़ें मतलब 2,000-2,200 रुपये की सब, मतलब इंजन पार्ट्स के बारे में बात कर रहा हूँ। चेन स्प्रॉकेट 1,700 रुपये का, चेन स्प्रॉकेट का लाइफ ही 12 से 15, 17, 20,000 किलोमीटर, मेरा तो 24 तक चल रहा है, डिपेंडिंग ऑन हाउ यू कीप इट। बहुत से लोगों के शायद गलती से चेंज कर दिए या गलती से, या वो लोग इंटेंशनली चेंज कर दिए होंगे, बट उनकी लाइफ 40,000 एक्सपेक्ट मत करो। ये शाइन नहीं है, ये यूनिकॉर्न नहीं है, इट्स अ 350cc बाइक विद अ ओरिंग चेन, तो इसकी लाइफ कम होती है। ये सब चीज़ें ध्यान में रखो। वन नेगेटिव आई विल से, बहुत से लोग पूछते हैं कि इज इट अ डील ब्रेकर, एंड दैट इज़ द वॉबलिंग इशू, कि गाड़ी लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए। जो मैं बोला था ना कि 2024 में आपको ये बाइक लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए, मैं बोलूँगा वॉबलिंग इशू इज़ नॉट अ डील ब्रेकर, इट्स अ टायर इशू। हैवी टायर है आगे का, जो गाड़ी का अनस्प्रंग वेट है उस पर ज़्यादा है। अगर आपका बैलेंसर गिर गया है तो उसकी वजह से ज़्यादा आता है, या ओवरऑल भी अगर टायर जो पुराना हो जाता है MRF का, उसमें वो जो अनइवननेस आ जाता है, उसकी वजह से ये टैंक स्लैपिंग। और ये नई बात नहीं है, दिस इज़ नॉट समथिंग न्यू, दैट ओनली द होंडा CB 350 हाइनेस इज प्लेग्ड विथ। इंटरसेप्टर में भी ये इशू है, सेम टायर साइज, अनस्प्रंग वेट जो है विथ कन्वेंशनल फोक्स ये बर्दाश्त नहीं कर पाता है। इसके लिए आपको दो चीज़ें होती है। आप हाई एंड बाइक्स देखोगे तो उनमें इन्वर्टेड स्पोक, USD जो बोलते हैं ना, वो अल्ट्रा अपसाइड डाउन फोक्स होते हैं, उनका जो ट्रिपल क्लैम्प होता है वो इन चीज़ों को अच्छी तरह से मतलब बोलते हैं ना कि इट्स द स्ट्रक्चर इज स्ट्रॉन्ग, तो वो एक फ़ायदा होता है। अनस्प्रंग वेट जो होता है, नीचे लोड जो होता है वो कम होता है, बिकॉज योर ऑल द हेवी पार्ट्स आर बोल्टेड ऑन द बाइक एंड द लाइटर पार्ट्स आर ऑन द अनस्प्रंग साइड, ऑन द फ्री साइड ऑफ थिंग्स, तो उसकी वजह से वो नहीं करते। दूसरे आप देखोगे जो हेवी बाइक्स होती है उनमें फ्रंट व्हील हेवी होते हैं या फ्रंट टायर हेवी होते हैं, उनके आप स्टीयरिंग में देखोगे तो वहाँ पे स्टीयरिंग डैम्पर्स होते हैं जो इन टाइप के जो वॉबल्स को इवन आउट करते हैं। जब उन गाड़ियों में भी होता है ये कि अगर थोड़ी सी बाइक हाई स्पीड में कुछ ट्रैक वैक चेंज हो गया तो गाड़ी पूरी, इसको डेथ वॉबल भी बोलते हैं, टैंक स्लैपिंग इसका टेक्निकल नेम है, इसको डेथ वॉबल भी बोलते हैं। बिकॉज अगर गाड़ी कंट्रोल के बाहर चली गई और वापस नहीं आई तो 100% जाना ही जाना है, तो इसलिए उसको डेथ वॉबल भी बोलते हैं। तो दैट इज़ वन क्वेश्चन आई ऑलवेज गेट कि आई हैव हर्ड दैट देर इज़ अ वॉबलिंग इशू इन द बाइक, सो शैल आई गो फॉर दिस बाइक और नॉट। वॉबलिंग इशू आता भी कब है, जब आप हाथ छोड़ते हो, विच इज़ नॉट वॉट द बाइक इज़ मेंट फॉर। आपको बाइक के हैंडल को पकड़ के बाइक चलाना है। आप अगर हाथ छोड़ोगे और वॉबल आ रहा है तो यार मतलब जस्टिफाई नहीं हो रहा ना ये बात भी। वॉबल आ रहा है मान रहा हूँ मैं, बट दैट इज़ नॉट अ डील ब्रेकर। वो सिर्फ किसी मशीन्स में आ रहा है, मेरी मशीन में आया फिर चला गया फिर कभी नहीं आया, तो मतलब आपे ही आया आपे ही चला गया, तो वो टायर का इशू है। वो इट इज़ नॉट समथिंग दैट इज़ प्रॉब्लम विद द बाइक्स डिज़ाइन और समथिंग, it is to do with the heavy front tire which is putting a heavy it's a putting a dead weight on the unsprung part of the on the wheel, तो वो इशू है, बट इट इज़ नॉट अ डील ब्रेकर। इसके लिए आप इस गाड़ी को नहीं ले रहे हो वगैरह ऐसा नहीं करना, ये इशू को आप इग्नोर कर सकते हो। हैंडल पकड़ो, गाड़ी वॉबल नहीं होती है, ठीक है। हाई स्पीड कॉर्नरिंग बहुत कर सकते हैं, बहुत से लोगों को मैंने सुना है कि हाई स्पीड कॉर्नरिंग में भी उनको होता है, देन इट इज़ दे कैन चेंज द टायर, बट वो 10-12 हज़ार किलोमीटर फिर से आएगा, तो पता नहीं, मतलब मेरे को तो ऐसा कुछ हुआ नहीं। बट ये पॉइंट की वजह से गाड़ी नहीं लेना इज़ समथिंग आई विल नॉट रिकमेंड। ये पॉइंट आप आँख बंद करके इग्नोर कर सकते हो। एटलीस्ट मेरे को तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं लगी। मेरे को भी वो इशू आया था, बट मैंने उसको ऐसे नहीं कि मतलब कि मेरा खाना पीना हराम हो गया, जीना हराम हो गया और मैं कंपनी के सर पे जाके बैठा। वो आया, मैंने फोर्क को थोड़ा सा टाइट कर लिया, गाड़ी नॉर्मल चल रही है। और मैंने पहले शुरू में बोला कि मुझे थोड़ा सा अंडर स्टीयर पसंद है, आई डोंट लाइक अ फ्री मूविंग हैंडल और इवन स्टीयरिंग, आई लाइक लिटिल स्टिफनेस, तो वो हिसाब से मैं मेरे इसको ट्यून हो गई है गाड़ी। तो ये है ओवरऑल मैं बोलूँगा कि 2024 एंड बियॉन्ड आपको ये बाइक लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए। रेटिंग करूँगा तो मैं इसको 9 आउट ऑफ 10 इस कैटेगरी में बोल रहा हूँ मैं, मतलब ये नहीं कि मैं कंपेयर कर रहा हूँ किसी अदर दूसरी कैटेगरी डोमिनर या इवन ट्राइम के साथ मैं नहीं कंपेयर करूँगा, बिकॉज दैट्स अ डिफरेंट कैटेगरी ऑल टुगेदर। हाई स्पीड थोड़ी सी स्ट्रीट रेसर टाइप या दूसरी एडवेंचर टाइप है, तो उसके साथ नहीं करूँगा। बट अगर इनके कैटेगरी में अगर रॉयल एनफील्ड बोलो या जावा बोलो, बेनेली इंपीरियल है जो आजकल दिखती भी नहीं है, तो उसके कैटेगरी में करूँगा। तो दिस इज़ द बेस्ट थिंग अवेलेबल इन द मार्केट राइट नाउ, दैट इज़ माई वर्डिक्ट। आई विल रेट 9 आउट ऑफ 10। If somebody asks me, are you happy with the bike? I'm extremely happy.
ओवरऑल वैल्यू फॉर मनी मेरा जो भी रिक्वायरमेंट है वो सफाइस करता है। मेरा रिक्वायरमेंट तो वैसे मतलब मैं बोलूँ तो क्या वो GS 1200 लेने का मेरा इच्छा है, वो मेरा एस्पिरेशन है, बट मेरा रिक्वायरमेंट इससे भी पूरा हो जाता है। तो मेरा एक फाइनल ये है कि गाड़ी में कोई ऐसा बड़ा मेजर नेगेटिव नहीं है अदर देन द ब्रेक पैड्स, सम द रस्टिंग इशू ऑफ द फोर्क एंड ऑल, वो छोड़ के। और उसको भी आप कैसे अवॉइड कर सकते हो, हाउ कैन यू कीप योर बाइक मेंटेन्ड, वो टिप्स अब मैं इस लास्ट पार्ट में देता हूँ। ओके, अब इसके पहले कि मैं टिप्स दूँ कि मेरी गाड़ी जैसे मैंने मतलब टचवुड बहुत अच्छे कंडीशन में है। अगर आप साइलेंसर का येलोइंग वगैरह देखोगे तो वो भी कुछ नहीं है, ब्लूइश वगैरह हो जाता है लोगों का। तो ये सब चीज़ें आप अवॉइड कैसे कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें। उसके पहले मैं एक टॉपिक कवर करना चाहूँगा, वो है ये जो हेडलाइट मैंने बिठाया। अभी होता क्या है आजकल BS6 या BS4 एंड अबव बाइक्स में ये कंपलसरी बन गया है कि आपके गाड़ी का हेडलाइट DRL, डे टाइम रनिंग लाइट, चालू होना चाहिए। तो बहुत से मैन्युफैक्चरर्स क्या कर रहे हैं, अगर आप रेगुलर जो हैलोजन बल्ब होता है H4 टाइप का वगैरह होता है वो दोगे तो उसका मिनिमम पावर होता है 55-60 वाट्स। तो उसमें क्या होता है, आपके बैटरी पे लोड आता है, बिकॉज ये डायरेक्टली बैटरी पे चलता है। सब जो सिस्टम है हेडलाइट सिस्टम वगैरह, तो पूरे डायरेक्टली बैटरी पे चलता है, तो वो बैटरी पे लोड होता है। और अगर आपको बैटरी पे लोड नहीं देना है तो आपको बड़ी बैटरी डालनी पड़ती है, 9 एम्पियर्स एंड अबाव टाइप में डालना पड़ता है बैटरी। तो मैन्युफैक्चरर्स वो जो खर्चा होता है, जो रिकरिंग खर्चा भी हो सकता है बैटरी का, उसको बचाने के चक्कर में पूरा सिस्टम बनाते हैं 6 एम्पियर्स का, और LED लैम्प दे देते हैं। तो LED पावर भी कम कंज्यूम करता है, और उसकी वजह से आपको बैटरी का भी ओवरऑल जो रिक्वायरमेंट है वो भी कम हो जाता है, तो उसका कॉस्ट भी कम हो जाता है। तो उसमें डिसएडवांटेज ये है कि LED लाइट्स में जो टिपिकली जो OE लाइट्स आती है उसमें आपको रोड का कुछ भी दिखता नहीं है। और आई एम टेलिंग यू बाय एक्सपीरियंस, ये सिर्फ मेरे को CB का इशू ऐसे नहीं है, जहाँ जिस किसी कार में आप जाओगे, जो आजकल कार्स में भी रादर आते हो, अब इवन कोई किया में बैठे हो या रादर जो बलेनो, ये जितनी भी LED लाइट्स वाली गाड़ी आ रही है, प्रोजेक्टर लाइट्स वगैरह है इनमें, ये लाइट्स का आपको अंधेरे में जब रोड पूरा ब्लैक पिच हो जाता है, स्पेशली बारिश के टाइम पे, आपको विजिबिलिटी बहुत नील होती है। और वही अगर कंपेयर करो बाइक्स के साथ तो उनकी वैटेज भी कम होती है, तो और भी इशू हो जाते हैं। तो इसके लिए मेरे लिए तो सबसे बेस्ट अभी तक का सोल्यूशन ये था कि मैंने ये वैष्णो की हेडलाइट फिट की, जो प्रोजेक्टर हेडलैम्प है, जो पूरा मतलब उसका कॉस्ट है अराउंड 8,900 वगैरह कुछ, आई डोंट रिमेंबर नाउ, बट पूरा वायरिंग पूरा उसके हार्नेस, रिले स्विच के साथ पूरा आता है वो। दैट इज़ वाई द कॉस्ट। ये सिर्फ जो हेडलाइट है उसका कॉस्ट नहीं है, पूरा है। और उसमें अभी ये इन लोगों ने DRL वगैरह भी अंदर डाल दिया, सो इट्स लुकिंग ब्यूटीफुल रादर, जो एक एप्रीहेंशन था कि कैसे दिखेगा कैसे नहीं दिखेगा। CB का ओरिजिनल लाइट तो बहुत ब्यूटीफुल है, बट ये भी उसको टक्कर दे रहा है। और प्रैक्टिकली अगर मैं बात करूँ तो दिस इज़ एज गुड एज अ कार्स 55-60 का जो OE फिटमेंट वाले कार के बल्ब होते हैं ना, लाइट्स होती है, ये एज गुड एज वो आपका ये कवर करता है। तो मैंने पूरा राजस्थान मैंने इन लाइट्स पे, ऑफकोर्स मैंने ये भी मैं जगह जगह पे चालू करता था, क्योंकि मेरे को ट्रक ड्राइवर वाला विजन अच्छा लगता है, 140 वाट वाले जो बल्ब होते हैं उनके, वो टाइप का विजन अच्छा लगता है, तो मैं ये भी चालू करता था। बट दीज वर सफिशिएंट इनफ फॉर ऑल दी हाईवे राइड्स दैट आई डिड। तो ये एक बहुत अच्छा आई से मॉडिफिकेशन मैंने अपनी बाइक में किया है। उसके अलावा दूसरा कोई मॉडिफिकेशन नहीं है मेरी बाइक में। मिरर्स के मतलब जो दूसरा कुछ डाला है तो मिरर था वो, कि दूसरी गाड़ी का डाल दिया सीधा, ये सुजुकी इंट्रूडर का मिरर है। अब मैं अगर बात करूं कि ऐसे टाइप का आपको फिनिश, ये जो दिख रहा है इंजन में कोई भी ऐसा, ये छोटा मोटा 3 साल में इतना तो यार बनता ही है, और इसको अगर मैं पहुंचूं थोड़ा बहुत तो वो भी क्लीन हो जाएगा। तो ये फिनिश आपको कैसे मेंटेन करना है, सबसे पहली बात, स्टॉप वॉशिंग योर बाइक एट द रोड साइड सर्विस सेंटर्स, जो मतलब हाई प्रेशर, जो ट्रक ट्रैक्टर धोने के लिए जो मशीन्स यूज़ करते हैं ना, वो टाइप के सर्विस सेंटर्स में, सर्विस सेंटर उसको बोलते हैं, जो वॉशिंग सेंटर्स रादर, उसमें अपनी बाइक जो मंथ टू मंथ बहुत से लोग धोते हैं, ऐसे जगह में धोना बंद कीजिए। मैं मेरी बाइक को हमेशा घर में नॉर्मल टैप वाटर से धोता हूँ, या थोड़ा सा प्रेशर वाला है मेरे पास, बट
अपनी नॉर्मल जो 0.25 HP वाली जो मोटर है छोटी सी, उस प्रेशर में धोता हूँ। और 6 महीने में एक बार मैं इसकी डिटेलिंग करता हूँ। सो गो टू एनी डिटेलिंग स्टोर, 6 महीने में एक बार 1200 से 1500 रुपया डिटेलिंग में देना इज़ वर्थ, मुझे तो लगता है। क्योंकि आप जब भी कोई वॉशिंग सेंटर जाते हो तो वो भी आपसे 200-250 रुपये लेता ही है। आप अगर हर महीने में ऐसे दोगे तो आपका हर महीने का मिला के मतलब साल भर का वैसे ही जाने वाला है। तो बेस्ट थिंग 6 महीने में एक बार, अगर आपको अच्छा लगता है जस्ट लाइक मी, आप 4 महीने में एक बार भी कर सकते हो, तो साल में 3 बार कर सकते हो, डिटेलिंग कर सकते हो। बट इट इज़ वर्थ, क्योंकि उसमें क्या होता है ना, जो बारीक बारीक चीज़ें होते हैं, जहाँ वहाँ से जो ग्रिट लगा होता है, वो लोग अच्छी तरीके से उसको डीग्रीसर वगैरह लगा के पूरा क्लीन करते हैं। दैट इज़ वाई यू विल फाइंड माई बाइक इज़ इन अ वेरी नीट एंड आई से वेरी वेरी टाइडी कंडीशन। पूरा शाइन भी उसका, वो तो ऑफकोर्स वो ग्राफिन कोटिंग जो मैंने इन्फिनिटी से किया था वो है, तो उसकी वजह से इवन आफ्टर बीइंग 3 इयर्स ये शाइन आपको मिलेगी मेरी गाड़ी में। थैंक्स टू इन्फिनिटी गाइज इन पुणे, इन्फिनिटी ऑटो डिटेलिंग ऑटो, तो उनकी वजह से उनके पास से मैंने ये किया था। द सीट्स, सहारा सीट्स मैंने स्टार्ट में कवर किया, ये मैंने डाला था। तो ये कुछ आई से गुड वैल्यू फॉर मनी काइंड ऑफ मैंने एक्सेसरीज डाले। और देखो, आप जब भी इस कैटेगरी के बाइक में या आई से मशीन में जाते हो ना, तो आपको एवरी संडे, अगर एवरी संडे नहीं जमता ना, तो एवरी ऑल्टरनेट संडे बाइक के सामने ये ऐसे पूरे, मतलब खाना खाने बैठते हैं ना हम लोग के इंडियन स्टाइल में, जैसे वैसे बैठ के मांडी डाल के बोलते हैं मराठी में उसको, तो मांडी डाल के बैठ के गाड़ी का क्लीनिंग या देख रेख करना होता है। ऐसा नहीं कि सारी चीज़ें आप सर्विस सेंटर पे छोड़ दो और फिर बोलोगे कि अरे गाड़ी का ये हो गया, वो टूट गया। तो आप अगर जब इस कैटेगरी में जाते हो, या कोई भी कैटेगरी में जाते हो, आपको आपकी गाड़ी के बारे में थोड़ा बहुत जानना बहुत ज़रूरी है। और आपको आपके हाथ से गाड़ी का थोड़ा बहुत अपकी मेंटेनेंस करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप पूरा सर्विस सेंटर के भरोसे छोड़ोगे तो फिर आपकी गाड़ी भगवान भरोसे होगी, राम भरोसे वी कैन से। तो ये एक छोटा सा टिप है, इसको ज़्यादा वॉश मत कीजिए, प्रेशर वॉश, नॉर्मल टैप वाटर से धोइए। 1 in 4 months 6 months डिटेलिंग कीजिए, 1200-1500 रुपया गया, कोई बड़ी बात नहीं है। गाड़ी का ओवरऑल लुक एंड फील वैसे रहता है। और ये जो टैनिंग, जो बहुत से लोगों को ब्लूइश हो रहा है साइलेंसर, इसका जो कलर चेंज होता है, उसका रीज़न ये कि आपकी आइडलिंग जो है, आप मोर देन 2 minutes वगैरह में अगर बाइक आइडलिंग रखते हो तो ये ऐसे हीटअप होकर ऑक्सीडाइज हो जाता है। तो वो अवॉइड कीजिए, क्योंकि मेरी गाड़ी में आप देखोगे थोड़ा सा येलोइश है, एकदम थोड़ा सा, कंपेयर टू दी सम ऑफ द बाइक्स दैट वी सी, पूरा ब्लूइश हो गया रहता है उनका। तो वो ज़्यादा देर आइडलिंग में, गाड़ी जो ट्रैफिक में ज़्यादा देर चलाते हैं, गाड़ी सिग्नल में खड़ी है, 2-2 मिनट के सिग्नल है, 180 सेकेंड के सिग्नल्स वगैरह होते हैं कुछ कुछ, तो उनमें जब आप ज़्यादा देर गाड़ी आइडलिंग में रखते हो तो होता है, तो वो अवॉइड कीजिए। ये आपका साइलेंसर का जो ऑक्सीडेशन का इशू है वो निकल जाएगा। बहुत बार मैंने देखा है लोग रिम तोड़ के आ जाते हैं, रिम बेंड करके आ जाते हैं और फिर बोलते हैं इसके लिए कोई सोल्यूशन, या ये कैसे हो गया, अरे ये कैसे, ऐसे कैसे हो गया, होंडा है वगैरह। तो उसका एक मैंने लाइव एग्जांपल मैंने रिकॉर्ड नहीं किया। अब जिस रोड से आया हूँ मैं, ये मेरा थोड़ा मतलब गांव साइड का रोड है, रिमोट रोड है। जो बाहर का मेन रोड है वो बहुत ख़राब पैच में था, और मेरे आगे एक MH43 CB चल रहा था, डबल सीट थे वो बंदे भी, हम लोग दोनों से, मतलब वो सागर है और मैं हूँ, आपने मेरे को देखा है। तो हम लोग दोनों, मतलब मैं तो आराम से रोड के हिसाब से, रोड के मेरिट के हिसाब से गाड़ी चला रहा था, और वो बंदा तो इतना निकल गया आगे कि वो घर जाके, मतलब मैं आधे रास्ते में रहूँगा तो वो घर जाके नहा धो के बैठा होगा, इतने स्पीड में वही रोड से चला गया। तो ऐसी चीज़ें अवॉइड कीजिए, राइड एज पर द रोड्स मेरिट। मतलब आप रात को चला रहे हो, आपको पता नहीं है रोड कैसा है, तो बी लिटिल कंजर्वेटिव। ऐसा नहीं कि रात को भी 80-90 की स्पीड में, 100 की स्पीड में भगा रहे हो जो रोड आपको पता ही नहीं है, अचानक से भी पॉट होल हो जाएगा, गाड़ी का रिम क्रैक होगा, आप गिरोगे, तो ऐसी चीज़ें भी होगी। सो अवॉइड कीजिए ये सब चीज़ें। मतलब मैंने बहुत सारे इंश्योरेंस क्लेम्स भी देखे हैं CB में, जितने मैं रॉयल इनफील्ड के ग्रुप में भी हूँ था, या रादर स्टार्ट से हूँ रादर, वहाँ पे भी जितने क्लेम नहीं देखे उतने क्लेम मैंने CB वाले ग्रुप्स में देखे हैं। टू बी ऑनेस्ट, पता नहीं क्या करते लोग, तो कुछ ज़्यादा ही टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं मशीन को या अपने राइडिंग स्किल्स को, और कोई भी टाइम पे निकलते हैं, व्हाट टाइम यू आर राइडिंग, वेदर यू शुड बी पुशिंग योरसेल्फ और नॉट, ये सब चीज़ें ज़रा ध्यान रखो अपने कैपेसिटी और एनवायरनमेंट के मेरिट के हिसाब से। मैंने से एनवायरनमेंट, एक्सटर्नल फैक्टर्स लाइक रोड, ट्रैफिक कैसा कंडीशन है, वो हिसाब से गाड़ी का स्पीड मेंटेन करो।
तो आप इन चीज़ों से भी बचोगे। सो आई होप ये वीडियो आपको काम आएगा कि वेदर ये गाड़ी आपको लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए। आई विल स्टिल से दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट बेट अवेलेबल इन द मार्केट। आई नो होंडा ने कल ही एक बाइक निकाला है जो रॉयल इनफील्ड मीटियोर, रॉयल इनफील्ड रीबॉर्न का कस्प है। आई डोंट नो व्हाट दे आर ऑन व्हेन दे डिज़ाइन दैट बाइक, लिटरली सॉरी अबाउट दैट। एंड बट द हाइनेस, द CB, मैं हमेशा इसको CB 350 बोलता हूँ। अभी इन लोगों ने उस मॉडल का नाम CB 350 कर दिया जो मैं बोलूँगा जाहिर निषेध है मेरी तरफ से। CB 350 मेरे लिए हमेशा यही रहेगी। ये हाइनेस वाइनेस नाम मुझे बेकार लगता है वैसे तो ये गाड़ी आज के दिन में भी ब्यूटीफुल, ओवरऑल लुक्स के मामले में ब्यूटीफुल इंजन, रिफाइंड इंजन, ग्रेट हैंडलिंग, ओके काइंड ऑफ ब्रेक्स, ओवरऑल अ गुड माइलेज एंड गुड परफॉर्मेंस बाइक है ये। तो दिस इज़ एनी टाइम रिकमेंडेड फ्रॉम माई साइड। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। मैंने CB के ऊपर ऑलमोस्ट 75+ वीडियोस बनाए हैं, एक प्लेलिस्ट है, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपका जो भी CB से रिलेटेड टेक्निकल चीज़ आपको जाननी है, कोई भी इशू है, कोई प्रॉब्लम है, सारे का सोल्यूशन आपको मेरे चैनल में मिल जाएगा। वन ऑफ द रीजंस पीपल आर फाइंडिंग डिफ़िकल्टीज विद CB इज़ दे आर नॉट फॉलोइंग माई चैनल। आप लोग घूमने वालों के चैनल तो फॉलो कर लेते हो, ऑल क्रेडिट टू देम, बिकॉज इवन दैट्स अ स्किल कि घूमने का वीडियो अकेला पागल की तरह बड़बड़ करने का, दैट्स अ स्किल। बट आप ऐसे चैनल्स को अगर कम्प्लीटली इग्नोर कर रहे हो, आपको पता भी नहीं ऐसा कोई चैनल है, तो फिर आपके गाड़ी के साथ जो हो रहा है वो तो होगा ही। सो सब्सक्राइब कीजिए अगर ये टाइप का कंटेंट आपको किसी काम आता है तो। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी राइडिंग।